पांचवा टूल जो हमारा है ये पैरेटो चार्ट है। पैरेटो चार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट टूल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। पैरेटो चार्ट जो है ये हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद में प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है। यानी कि पैरेटो एनालिसिस जो है एक प्रायोरिटाइजेशन टूल है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, जो हमारे पास में प्रॉब्लम्स रहते हैं, प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम हर एक प्रॉब्लम में एक ही बार में काम करें। तो प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करने के लिए पैरेटो एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रायोरिटाइज करने के बाद में जो इंपॉर्टेंट एरिया आइडेंटिफाई किया जाता है इसे कहते हैं वाइटल फ्यू, और जो कम इंपॉर्टेंट रहते हैं इसे कहते हैं ट्रिवियल मेनी। तो पहले हम फोकस करते हैं वाइटल फ्यू पे एक्शन लेने। तो पैरेटो का इस्तेमाल क्या है? प्रायोरिटाइजेशन करने के लिए, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए सिम्टम का, और उसके इफेक्टिवनेस को भी जज करने में हमें हेल्प करता है। एक एग्जांपल देखते हैं पैरेटो का। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डेटा है। यहाँ पर तरह तरह के डिफेक्ट्स दिए गए हैं और डिफेक्ट के अकरेंसेस दिए गए हैं। अब इन अकरेंसेस को अगर हम देख रहे हैं तो हम जनरली एडवाइस करते हैं कि पहले कॉज पर भी एक्शन ले लो, दूसरे पर भी ले लो, तीसरे पर ले लो, यानी कि हम हर एक इश्यूज पे काम करने की कोशिश करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम इसी को पैरेटो में प्रेजेंट करें तो पैरेटो का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, तो जिससे हमको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा मिलता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि हमको किस पे काम करना है। टिपिकली पैरेटो एनालिसिस में 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 20% ऑफ द कॉजेस इंपैक्टिंग 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स। दोस्तों, पैरेटो ग्राफ और जो हमारा बार ग्राफ होता है, दोनों में मेन अंतर क्या है? बार ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, जबकि पैरेटो में एक्स एक्सिस के अलावा वाई के दो एक्सिस होते हैं, y1 और y2, और इसके अलावा जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी इसमें चलता है। ये मेन डिफरेंस है बार चार्ट और पैरेटो का। पैरेटो में एक वेटेड पैरेटो का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमने पहले जो एग्जांपल देखा था वो सिंपल फ्रीक्वेंसी बेस्ड पैरेटो था, उससे हमको सिविरिटी के हिसाब से एक्शन लेने में मदद नहीं मिलती है। तो वेटेड पैरेटो में क्या कहता है, या तो सिविरिटी या कॉस्ट को भी अकरेंस के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिफेक्ट्स हैं वो डिफेक्ट्स का अकरेंस सेकंड कॉलम में है और थर्ड कॉलम में कॉस्ट भी दिया गया है। तो जब हम डिफेक्ट्स के अकरेंस को कॉस्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वेटेड कॉस्ट निकल रहा है। तो यहाँ जो पैरेटो बनेगा ये वेटेड पैरेटो। दोस्तों, आइए जानते हैं आप सिक्स्थ टूल के बारे में। तो हमारा सिक्स्थ टूल जो है वो है कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स का प्राइमरी पर्पस होता है हमारे प्रोसेस के स्टेबिलिटी को चेक करना, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ इज माय प्रोसेस बिहेविंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये हमें प्रोसेस को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि प्रोसेस कहीं आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन लिमिट तो नहीं जा रहा है। ये हमें प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन को समझने में भी हेल्प करता है कि प्रोसेस ये कॉमन कॉज या असाइनेबल कॉज के इन्फ्लुएंस में चल रहा है। और कंट्रोल चार्ट को स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कंट्रोल चार्ट जो होते हैं काफी तरह के होते हैं। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एक डिसीजन ट्री दिया है आपके समझने के लिए कि जो अलग तरह के जो कंट्रोल चार्ट्स होते हैं हम कैसे सिलेक्ट करें। तो हमारे जो डेटा होते हैं जनरली दो तरह के होते हैं, एट्रीब्यूट डेटा और वेरिएबल डेटा। तो पहले हमको ये देखना है कि हमारा डेटा टाइप क्या है। डेटा अगर मेरा एट्रीब्यूट है या वेरिएबल है। अगर मेरा वेरिएबल है तो हम इस फ्लो को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया गया जो कि 7QC टूल का एक टूल है। तो अगर डेटा मेरा वेरिएबल में है, जिसे कंटिन्यूस डेटा भी कहते हैं, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा सैंपल साइज क्या है। अगर सैंपल साइज 1 है तो मैं IXMR, जिसे IMR चार्ट भी कहते हैं, यानी कि इसे इंडिविजुअल मूविंग रेंज चार्ट कहते हैं। अगर मेरा सैंपल साइज 1 से ज्यादा है तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सैंपल साइज 1 से ज्यादा तो है, क्या ये 10 से कम है? अगर 10 से कम है तो मैं X बार R चार्ट यानी कि एवरेज और रेंज चार्ट का इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरा सैंपल साइज 10 से ज्यादा है तो मैं X बार S चार्ट यानी कि एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल चार्ट के लिए। अब जो नेक्स्ट रहेगा वो हमारा रहेगा एट्रीब्यूट के लिए। अगर मेरा एट्रीब्यूट में डेटा है तो मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जो मेरा डेटा है वो डिफेक्ट के लिए है या डिफेक्टिव के लिए है। अगर डिफेक्ट के लिए है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इंस्पेक्शन का जो हमारा सैंपल है वो एक ही पे है या अलग अलग है। अगर एक ही पे है तो मैं C चार्ट का इस्तेमाल करूंगा, और U चार्ट जो होता है ये एक पे भी
और मल्टीपल सैंपल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर मैं एट्रीब्यूट चार्ट डिफेक्टिव के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सैंपल साइज मेरा कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर सैंपल साइज कांस्टेंट है तो मैं एनपी चार्ट का इस्तेमाल करूंगा, और अगर मेरा सैंपल साइज अगर वेरिएबल में है या कांस्टेंट भी है तो भी मैं पी चार्ट का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो दोस्तों ये डिसीजन ट्री आपको टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट को सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा। हम इस सेशन में ये जो कंट्रोल चार्ट्स इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये टिपिकल जो कंट्रोल चार्ट होता है, किसी भी तरह कंट्रोल चार्ट ले लीजिए, उसमें जो सेंटर लाइन जो होता है ये मेरा टारगेट लाइन होता है, और उसमें जो कंट्रोल लिमिट्स होते हैं अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, ये टिपिकली 3 सिग्मा ऊपर और 3 सिग्मा नीचे होते हैं, और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। दोस्तों 7वां टूल जो है वो है स्कैटर डायग्राम। ये काफी पॉपुलर टूल है। इसका इस्तेमाल किसी भी दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्कैटर डायग्राम जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है, यानी कि इसमें हमको कोई नंबर नहीं मिलता है, हमको ग्राफिकली पता चलता है कि रिलेशनशिप दोनों वेरिएबल में है कि नहीं है। अगर मुझे नंबर चाहिए तो मैं कोरिलेशन एनालिसिस या अगर मैथमेटिकल मॉडल बनाना है तो मैं रिग्रेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं, जो कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आइए मैं इस स्कैटर डायग्राम को आपको एक्सेल शीट में जरा एक्सप्लेन करता हूं। तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये है बी कॉलम में, ये एवरेज एज ग्रुप है कि मान लेते हैं कंपनी है जहां पर कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंटेशन में एरर यानी गलतियां भी होती है। तो यहां पर जो है बी कॉलम में उनका एवरेज एज ग्रुप दिया हुआ है, और सी कॉलम में कि वो जो गलतियां कर रहे हैं, कितनी गलतियां कर रहे हैं ऑन एन एवरेज में, वो डाला हुआ है। अगर अब मुझे जानना है कि क्या एज का, उम्र का गलतियां होने पर इंपैक्ट होता है, कुछ रिलेशनशिप है क्या, तो इससे मैं स्कैटर डायग्राम बना के समझ सकता हूं। आइए जरा इसको बना के देखते हैं। तो स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए मैं पहले डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। ये मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया, और अब आप जाइए यहाँ पे इंसर्ट में, इंसर्ट में क्लिक कीजिए। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये चार्ट्स का है, तो चार्ट्स में आपको स्कैटर प्लॉट का मिल जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ इंसर्ट एज स्कैटर चार्ट ऑल्सो नोन एज XY चार्ट। XY मतलब हो गया इनपुट आउटपुट चार्ट। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं, और ये पहले वाले को मैं क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये अपने आप ही ग्राफ बन गया। तो यहां पर आप क्या दिखा रहा है, यहां पर एक ट्रेंड दिखा रहा है। तो ये ट्रेंड को देख के मुझे कंक्लूड करना है कि रिलेशनशिप किस तरीके का है। तो दोस्तों ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, अगर डेटा का जो फ्लो है अगर इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ में एक पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा हो तो इसे हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कहेंगे, और अगर ये इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो इसे नेगेटिव रिलेशनशिप कहेंगे। रिलेशनशिप बनाने के लिए हम किसी एक बिंदु को सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए 8 ट्रेंड लाइन है, मैं ट्रेंड लाइन में क्लिक करूंगा तो काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट इसमें लीनियर है, आप कुछ मत कीजिए, क्लोज कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ट्रेंड अपने आप से बन गया, यानी कि ये दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि रिलेशनशिप कितने तरह के हो सकते हैं। जैसा कि हमने एक्सेल शीट में देखा था, अगर इस तरीके का रिलेशनशिप मिल रहा है तो इसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, और अगर इस तरीके का मिल रहा है तो इसे हम कहेंगे कि स्लाइटली पॉजिटिव है। अगर ऐसा है तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अगर इस तरीके का है तो इसे कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है, और अगर इस तरीके का है तो इसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप। तो दोस्तों ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और एक अच्छे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए जो डेटा पॉइंट होता है कम से कम 30 होना चाहिए। वैसे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अगर आपके पास में सफिशिएंट डेटा है तो आप 100 या 100 से अबव लीजिए, आपका एनालिसिस और कंक्लूजन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल